All right, let's start with bank audit. ठीक है। अभी बिफोर वी इवन स्टार्ट दिस चैप्टर हम ये मान के चलेंगे कि ये इजी है। ठीक है। यस एंड मैम, प्लस बिल्कुल। इसके क्वेश्चंस इसके इतने डिफिकल्ट नहीं है, प्लस एक तो इतने क्वेश्चंस नहीं है यार, क्वेश्चंस भी लिमिटेड है एंड क्वेश्चंस इजी है। मतलब बैंक ऑडिट को पढ़ के ना तुमको कभी नहीं लगेगा कि यार मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हमसे पढ़ते नहीं है क्योंकि वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मतलब नॉर्मली बच्चा नहीं पढ़ता ये सोच के कि वॉल्यूम ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक ऑडिट में कुछ नहीं समझ में आएगा ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब दे आर इजी क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो इंट्रोडक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क का पहला क्वेश्चन क्या है। बैंक्स बिकॉज ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड हेंस इट नीड्स अ स्पेशल कंसिडरेशन, ऑडिट कंसिडरेशन। सो बेसिकली इसके लिए मालूम है क्योंकि ऑडिट ऑफ बैंक्स में हमको एज एन ऑडिटर भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि यार दिस इज, हम कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या नॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज या नॉर्मल कोई भी कंपनी को ऑडिट करते वैसे बैंक्स नहीं कर सकते। दे आर गोइंग टू बी द, because of its legal framework, also because of the way it operates, इतना डिस्टिंग्विश्ड है इनका काम करने का तरीका कि हमको ऑडिट करने के लिए भी डिफरेंट सेपरेट ऑडिट कंसिडरेशंस हमारे होने ही चाहिए। ठीक है। सो व्हाट आर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन केस ऑफ बैंक्स, यही क्वेश्चन है ना। सो नीड फॉर क्यों आया, पहली बात, सबसे बड़ी बात, थिंक अबाउट अ बैंक फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। उनकी वजह से एसोसिएटेड नेचर ऑफ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बैंक आर गिवन स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ठीक है। दूसरा, थिंक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एनी बैंकिंग कंपनी हैज। वो कोऑपरेटिव बैंक हो गया, वो कोई भी नेशनलाइज कमर्शियलाइज कोई भी बैंक हो गया, एंड चलो वो रिटेल वाला काम नहीं, सिर्फ कॉर्पोरेट में काम करने वाला बैंक है। इमेजिन स्टिल द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन और द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बैंकिंग ऑपरेशंस हैव because of the voluminous and their significant exposures which can arise within a short period of time. ठीक है। सो द पहला क्या था, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिस्क ज्यादा, दूसरा बैंकिंग ऑपरेशंस की वजह से वॉल्यूमिनस बैंकिंग ऑपरेशंस एंड उसकी वजह से उसके रिजल्टेंट सिग्निफिकेंट एक्सपोजर। तीसरा, बैंकिंग कंपनी मैनुअली चलती ही नहीं है, कितने भी आदमी बैठा लो, बैंकिंग कंपनी इट डिपेंड्स ऑन द आईटी सिस्टम। Think about the number of branches they have. How will they do the operations? The ATMs they have. They has to be like lot of dependence on the IT. And जब भी IT इतना extensively use होता है किसी भी इंडस्ट्री में तो separate audit considerations होने ही चाहिए। देन अगर बैंक कुछ गड़बड़ करती है तो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी मार देते हैं। बेसिकली लाइक बैंक कैन नॉट हैव बिजनेस ऑपरेशन विच कैन बी आउट ऑफ द लीगल और द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गिवन टू इट बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन होना ही चाहिए। उसके बाद बैंक ना बार बार अपने नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेकर के आता रहता है बिकॉज ऑफ इस कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट। सो अगर हम बैंक मतलब एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ विच में नॉट बी मैच्ड बाय द कॉन्करेंट डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। सो बैंक क्या इतना जल्दी इवॉल्व होता रहता है ना कि अगर हम अपने ओल्ड वे से ही काम करते रहेंगे, लाइक एज एन ऑडिटर भी हम काम करते रहेंगे, सो इट विल नॉट हेल्प बैंक के केस में। सो यू नीड टू कीप ऑन इवॉल्विंग योर ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस so that you can cope up with the new products and services and the continuously development in the banking practices. नेक्स्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। पहला वाला पॉइंट था कि बैंक एक्सटेंसिवली डिपेंडेंट होता है टेक्नोलॉजी में। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि बैंक जो है ना टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व करती है। ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग हैज एक्सपोज्ड बैंक टू ह्यूज ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क। सो सवाल ये नहीं है कि बैंक टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है तो उससे बैंक को सिर्फ फायदा होता है, उससे सबसे बड़ा नुकसान भी होता है, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो आपको नेट बैंकिंग और ये सोचना प्लस सोचना कि उससे होने वाले फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है। सो इन टूडेज एनवायरमेंट द बैंक यूजेस डिफरेंट एप्लीकेशंस। बैंक कितने ज्यादा एप्लीकेशंस यूज कर सकती है टू कैरी आउट डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसमें अलग अलग डेटा फ्लो होता है एंड फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। ऑडिटर while designing his plan should also understand the interface control between the various application। तो क्या क्या चीजें याद रखोगे आप, रिस्क होता है। ठीक है। बैंक का नेचर ऑफ रिस्क हम समझो, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वॉल्यूमिनस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बैंकिंग ऑपरेशन जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, डिपेंडेंस ऑन आईटी लीगल फ्रेमवर्क न्यू टेक्नोलॉजीज new products and services, not new technology, new products and services in the banking and the evolution of the technology जिसकी वजह से हमको
अपना उनको ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। उसके बाद बैंक दर्जन भर एप्लीकेशन यूज करते हैं फॉर डिफरेंट साइट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उसका एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ में कैसे डेटा फ्लो और कैसा इंटरफेस मेंटेन करता है, वो एज एन ऑडिटर हमको वो स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, what is the risk management process or a system in a bank? सो बेसिकली जब हम नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, 315 की बात करते हैं, तो 315 करते टाइम ही हमने बोल दिया था कि भाई एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंटिटी का खुद का होता है। तो एंटिटी के पास उनका खुद का रिस्क मैनेजमेंट टीम रहता है, तो एंटिटी के मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को ही उसका रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए नॉर्मली। फिर उसके रिलेटेड उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और ये सब स्टैब्लिश करना चाहिए। सो उसका सिमिलर पॉइंट बैंक को भी एप्लीकेबल होगा। सो बैंक का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और सिस्टम कौन डेवलप करेगा? इट विल बी डन विद द ओवरसाइट ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है। जिसमें उनको क्या करना पड़ेगा, दे विल नीड टू आइडेंटिफाई, मेजर एंड मॉनिटर द रिस्क। रिस्क मॉनिटर करने के बाद में उसको कंट्रोल एक्टिविटीज लगाना पड़ेगा। सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज लगा के काम नहीं करना पड़ेगा, उसको मॉनिटरिंग भी करते बैठना पड़ेगा। एंड प्लस दे विल नीड टू मेक श्योर कि उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज इतना ज्यादा आईटी पे डिपेंडेंस है, तो उसकी वजह से उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो रिलायबल होना चाहिए। So what is the risk management process or system in a bank? Oversight by the TCWG, identification and measurement of monitoring of risk, control activities, monitoring activities, and reliable information system. ठीक है। सो ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी क्या बोलता है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी अप्रूव्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी एंड पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट विद द बैंक के ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी, कैपिटल स्ट्रेंथ एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ एंड अमाउंट ऑफ रिस्क। सो बैंक का जब भी पॉलिसी बनेगा रिस्क मैनेजमेंट का, तो टीसीडब्ल्यूजी अप्रूव करेगा। और टीसीडब्ल्यूजी का जो अप्रूव्ड पॉलिसी है, दे शुड बी इन कंसिस्टेंस विद द बैंक ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, कैपिटल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, regulatory requirement and the type and amount of risk as considered acceptable. ठीक है। दूसरा, रिस्क दैट में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ बैंक्स अचीवमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड मॉनिटर्ड अगेंस्ट अ प्री अप्रूव्ड लिमिट एंड क्राइटेरिया। ठीक है। सो दिस इज अ कीवर्ड कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क तो जरूरी है, लेकिन किसके अगेंस्ट में? सो अगेंस्ट अ प्री अप्रूव्ड लिमिट एंड क्राइटेरिया। उसके अलावा रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद में मैनेजमेंट क्या करेगा, दे विल डू द कंट्रोल एक्टिविटी, जैसे कि एक्टिविटीज को सेग्रीगेशन करना, segregation of duties of the people, then verification and approval of transaction बिना verification and approval के बैंक खुद भी नहीं करना चाहिए, then setting the limits and also रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एनी एक्सेप्शंस इफ हैपेंड। ठीक है। सो चार तरीके से कंट्रोल एक्टिविटी लगाता है। एक्सेप्शन हो गया तो उसका रिपोर्ट करना, अप्रूव करना, उसके लिमिट सेट करना, ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई एंड अप्रूव करना, एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो है वो इफेक्टिवली करना। फिर आता है मॉनिटरिंग। कंट्रोल कर लिया, अभी कंट्रोल करने के बाद एक बार रिस्क असेस किया, कंट्रोल एक्टिविटीज लगा ली, जिंदगी खत्म? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। यू हैव टू मॉनिटर द एक्टिविटीज। सो इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट शुड बी सेट अप which regularly assess the risk management models, methodology and assumption. So बैंक का स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट यूनिट होता है, रिस्क मैनेजमेंट यूनिट या रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम ही होता है कि रेगुलर बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स, मेथोडोलॉजी और अजम्पशन को मेजर करता रहता है एंड रिस्क को मैनेज करता रहता है। एंड लास्ट होता है कि रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि कोई भी बैंक बिना रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के सक्सेसफुली चल ही नहीं सकता। ठीक है। सो दैट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल ऑपरेशनल कंप्लायंस इंफॉर्मेशन ऑन अ टाइमली कंसिस्टेंट बेसिस टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। So needs to make sure कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए, सिस्टम चाहिए जिसमें फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन जो है टाइमली और कंसिस्टेंट बेसिस पर किसको मिलती रहे, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है। एक बार अंदर के कंटेंट के साथ में अपने दिमाग में ये पॉइंट्स फिट करो आप। अगर ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आया भी 4 नंबर का, तो आपका लाइफ कितना सॉर्टेड रहेगा एग्जाम में।
कंट्रोल एक्टिविटीज के बाद भी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज अपने को करते रहना है। यस मैम। नेक्स्ट रजनी क्या? यस मैम। नेक्स्ट है अभी इंटरनल कंट्रोल। सो बेसिकली फंडा बेसिक समझ गए अपन उसमें। अभी इंटरनल कंट्रोल्स प्रोसीजर इन बैंक। सो डेफिनेटली ऑलवेज एक्सपेक्ट करना कि इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो किसी भी अटेम्प्ट में हो, क्योंकि अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं, सो बैंक के ईच एंड एवरी कैश ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन हो गया, लोन एडवांसेस का बिजनेस हो गया, एनीथिंग दैट बैंक डन, नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अलावा अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होते हैं, अदर टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करे, फाइनेंशियल कुछ भी करे, इंटरनल कंट्रोल हैज टू बी इन प्लेस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कभी ये मत होना कि अरे यार बैंक कैसा क्वेश्चन दे रहा है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन किसके बारे में है? क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस पे इंटरनल कंट्रोल किस तरह से इवेल्युएट करोगे, क्या सवाल है? एज एन ऑडिटर हम जो बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस है उससे रिलेटेड किस तरह से इफेक्टिव इवेल्युएट करने वाले हैं हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, सो कुछ स्पेसिफिकली 10 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें ही पॉइंट्स हम याद करके हम आंसर देखेंगे कि हमको कितना बनता है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जितने भी क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के एप्लीकेशंस आते हैं उसका इफेक्टिव स्क्रीनिंग होना चाहिए एंड गुड क्रेडिट असेसमेंट होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर जो चेक करते हैं। दूसरा, क्रेडिट कार्ड जहां बैंक जहां पर भी स्टोर करती है और इशू करती है उसके ऊपर में स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होना चाहिए स्टोरेज एंड इशू के ऊपर। ठीक है, दूसरा, एक जो मर्चेंट्स होते हैं, द बैंक शुड हैव अ सिस्टम। अभी इस क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम चाहिए, मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है, सो याद रखना बहुत सारे सिस्टम्स याद करने हैं तो वो अपने को मालूम होना चाहिए कि कितनी जगह पर यूज किया। ठीक है, नाउ बैंक शुड देयर शुड बी अ सिस्टम where a merchant confirms the status of a unutilized limit of a credit card holder from the bank before accepting the settlement in case the amount to be settled exceeds a specified percentage of the total limit of the card। मतलब जितना अमाउंट क्रेडिट कार्ड का लिमिट यूटिलाइज हो गया है उसके ऊपर नहीं, उन्होंने क्या बोला कि एक मर्चेंट जो होना चाहिए दे शुड बी एबल टू कंफर्म द स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज्ड लिमिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड होल्डर फ्रॉम द बैंक बिफोर एक्सेप्टिंग द सेटलमेंट इन केस द अमाउंट टू बी सेटल एक्सीड्स द स्पेसिफाइड परसेंटेज। ठीक है, तो अगर ओवरऑल क्रेडिट कार्ड का अपना जो लिमिट है, ऐसा नहीं हो कि जो अमाउंट हम सेटल कर रहे हैं वो टोटल क्रेडिट कार्ड के लिमिट से ज्यादा सेटल आप कर दे रहे हो, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम टू चेक द स्टेटस की टोटल लिमिट कितना था, अनयूटिलाइज्ड कितना लिमिट है, कितना यूटिलाइज्ड लिमिट है और कितना पे बैक करना है। देन देयर शुड बी अगेन अ सिस्टम ऑफ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग, किस चीज का? बाय द मर्चेंट्स ऑफ ऑल सेटलमेंट एक्सेप्टेड बाय देम थ्रू द क्रेडिट कार्ड सिस्टम। सो एक प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट्स ऑफ ऑल द सेटलमेंट्स का सिस्टम होना चाहिए। देन रिम्बर्समेंट टू मर्चेंट्स, मर्चेंट्स को रिम्बर्समेंट करने के लिए शुड बी मेड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ मर्चेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ कार्ड। ठीक है, तो किसी भी मर्चेंट को अगर अपने को दे हैव टू डू द वैलिडिटी चेक ऑफ द मर्चेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ कार्ड बिफोर मेकिंग एनी रिम्बर्समेंट टू मर्चेंट्स। देन उसके बाद में ऑल द रिम्बर्समेंट शुड बी immediately charged to the customer account. So all the reimbursement gross of commission should be charged to the customer's account. Then there should be a system of statement, credit card statement to be sent regularly and promptly to the customer, उसका चाहिए। दूसरा, system of monitor and follow up of the customer payment, customer के payment का monitoring का एक system होना चाहिए। फिर अगर कोई आइटम ओवर ड्यू है, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन की वजह से कोई कार्ड लोग पीपल आर नॉट पेइंग एंड ऑल करके, सो अगर ऐसा कोई आइटम ओवर ड्यू हो गया है बियॉन्ड अ रीजनेबल पीरियड, सो इट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड अटेंडेड केयरफुली एंड क्रेडिट शुड बी स्टॉप्ड बाय इन्फॉर्मिंग द मर्चेंट थ्रू
periodic bulletins as early as possible to avoid the increased losses. ठीक है. Then there should be system of periodic review of the credit card holders account. On this basis, the limit of customers may be revised if necessary, and the review should also include determination of the doubtful amount and provisioning in respect of that. So अगर credit card holders पे नहीं कर रहे हैं तो आप पहली बात आप उनका पीरियोडिक रिव्यू करो सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अकाउंट का, एंड अगर आपको लगता है उसके लिमिट रिवाइज करने की जरूरत है तो लिमिट रिवाइज कर दो, और वो नहीं पे कर रहे हैं और कुछ डाउटफुल अमाउंट आपको लग रहा है तो उसके अगेंस्ट में बैंक में प्रोविजन क्रिएट करो. तो ये सब चीजों का सिस्टम बैंक में ऑलरेडी होना चाहिए क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के कंट्रोल से रिलेटेड, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड. ठीक है. 5-6 गुड पॉइंट्स भी अगर हम याद करके आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा. 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा ऐसा डिटेल क्वेश्चन. You are auditing a small bank branch with a staff strength of the manager, cashier, and 3 other staff S1, S2, S3. ठीक है. बेसिकली क्या बोल रहा है आपको, आप क्या है, आप एक ऐसे ब्रांच का ऑडिट कर रहे हो, बैंक के ब्रांच का, जहां पर स्टाफ का स्ट्रेंथ बताया कि एक मैनेजर है, कैशियर है और 3 अदर स्टाफ है. Among allocation of work for other areas, S1, who is a peon, also opens all the mail and forward it to the concerned person. Peon के पास अपने काम के साथ में और एक काम का है कि जितना भी ईमेल आते हैं, मेल्स आते हैं, नॉट ईमेल, मेल्स आते हैं, वो फॉरवर्ड करने का कंसर्न पर्सन को. He does बस not, sorry, बस यही गड़बड़ नजर आ गया. हाँ हाँ. प्लस he does not have a signature book so as to check the signatures on the important communication. उसके पास कोई signature book भी नहीं है. Then S2, ये S1 के प्रॉब्लम थे. S2 has possession of all bank forms, example checkbook, DD, demand draft, pay order, traveler's check, foreign currency card, सब चीजों का S2 एक एम्प्लॉय के पास में सब चीजों का कस्टडी है. He maintains a record meticulously which you have टेस्ट चेक्ड ऑल्सो, मतलब एज एन ऑडिटर आपने चेक भी किया, सो दैट पर्सन ऑल्सो हैज द कस्टडी ऑफ ऑल द फॉर्म प्लस ही ऑल्सो मेंटेन्स द रिकॉर्ड मेटिकुलसली. However, no one among the staff regularly checks that. स्टाफ में कोई नहीं चेक करता. आपने एज एन ऑडिटर सैंपल चेक किया बट स्टाफ में कोई चेक ही नहीं करता है उस रिकॉर्ड्स. ठीक है. You are informed that being a small branch with a shortage of manpower, it is not possible to always check the work and records. Give your comment. So again, this is a problem. Major internal control का issue है इस organization. ठीक है. सो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई एक अच्छे गवर्नेंस होने के नाते एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के नाते एक किसी भी बैंक को अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करना चाहिए. क्यों? ताकि वो रिस्क मिटिगेट कर सके, वो गुड गवर्नेंस कर सके एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके. लेकिन इस बुक्स में इस क्वेश्चन में उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से इन्होंने वॉयलेट किया है. ठीक है. सो पहला केस कि वो सबके मेल खोल के फॉरवर्ड करता था, सिग्नेचर बुक नहीं मेंटेन करता था. दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल कंट्रोल एज द मेल शुड बी ओपन बाय द रीजनेबल ऑफिसर and signatures of all the letters and advices received from other branches of the bank or its correspondence should be checked by the officer with the signature book. किसी को तो चेक करना चाहिए था ना. देन S2 के पास सारे फॉर्म का पोजेशन है. दिस एंड ही ऑल्सो मेंटेन्स अ रिकॉर्ड एंड उसको कोई चेक भी नहीं करता है. दिस इज नॉट इन द अकॉर्डेंस विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल कंट्रोल and all the forms should be kept in possession of an officer and another responsible officer should verify the issuance of such stationery. So segregation of duties होना चाहिए था, मेकर चेकर होना चाहिए था. Then कंटेंशन ऑफ बैंक, उनकी जो विचारधारा है कि बैंक छोटा है इसके लिए ओवरलैपिंग है, तो दिस इज नॉट टेनेबल. देन ऑडिटर शुड रिपोर्ट द सेम इन हिज रिपोर्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो कितना एप्लीकेशन, हमको कोई इंटरनल कंट्रोल के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी. वी को डायरेक्टली पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स. लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो चांसेस आर आप इंटरनल कंट्रोल के बारे में ज्यादा ज्ञान देते और फिर थोड़ा सा इस केस को एक्सप्लेन करते और फिर कंक्लूड करके आते. ठीक है. सो अभी यू नो व्हाट आई वांटेड यू टू प्रेजेंट, तो एटलीस्ट ऐसे ही प्रेजेंट करना है. तो एक छोटू सा टॉपिक खत्म हुआ अपना इंटरनल कंट्रोल का एंड बेसिक्स का. इसके बाद क्वेश्चन है अपना वेरिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट रेशियोज. ठीक है. वेरिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट रेशियोज में पहला क्वेश्चन है, एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, एक नेशनलाइज के बैंक के आप सेंट्रल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो,
What special points are to be borne in mind in the audit of compliance with the statutory liquidity ratio? सो एक बैंक को अपना एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। वो एसएलआर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट को एज एन ऑडिटर आप क्या स्पेशल पॉइंट ध्यान रखने वाले? ठीक है। सो पहली बात, आपको कंप्लायंस ऑफ एसएलआर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, एंड आप एज एन ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेंगे आपको वो लिखना है। ठीक है। सो बैंक का क्या रिक्वायरमेंट होता है? बैंक को अपना एसएलआर जो है वो कंप्लायंस जो कर रहे हैं वो कुछ 12 और डेट्स पे इन अलग अलग महीनों में नॉट हैविंग अ फ्राइडे वो भेजना पड़ता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। ठीक है। सॉरी, ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ता है। तो सेंट्रल ऑडिटर नीड टू वेरीफाई द कंप्लायंस ऑफ एसएलआर ऑन 12 odd dates in different months and having Fridays, not having Fridays. The resultant report is to be sent to the management, to the bank, management of the bank, to the RBI. सो आप मैनेजमेंट और आरबीआई को दोनों को ये रिपोर्ट भेजोगे 12 डिफरेंट ऑन डेट्स वाला। ठीक है। टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद द एसएलआर रिक्वायरमेंट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज टू एग्जामिन द टू इफेक्ट्स। ठीक है, टू एस्पेक्ट्स। नाउ टू एस्पेक्ट्स आपको कौन से वेरीफाई करने हैं इसमें? Correctness and figure of the DTL at the close of business on the reporting Friday relevant to the date selected by the auditor. DTL का correctness of the figure of DTL at the close of business on the reporting Friday relevant to the date selected by the auditor. तो जिस जिस डेट आपने सेलेक्ट की है उसके आगे आने वाला जो फ्राइडे है, मतलब जो उसमें जो कनेक्टेड डेट है फ्राइडे का, वहां आपको क्या देना पड़ेगा? DTL का करेक्टनेस ऑफ द फिगर। Now my question is, what is DTL? बैंक के रिस्पेक्ट में डिमांड एंड टर्म लोन्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, deferred tax liability in case of banking. तो फिर डिमांड एंड टर्म लोन्स ही होगा। Total demand and total liabilities, which is a component of statutory liquidity ratio. So कैसे होता है? SLR is equal to total demand and term liabilities. Demand, total demand and total term liabilities. You are right now. In this case, sorry, no, total term liabilities नहीं, total liabilities. So total demand and total liabilities जो होती है as part of your SLR, उसका आपको रेशो देना पड़ता है किसको? टू। एंड आपको देखना है कि वो डीटीएल का जो कैलकुलेशन है टोटल डिमांड एंड टोटल लाइबिलिटीज का, वो कैलकुलेशन करेक्ट है क्या? ठीक है। यस सर। नाउ मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ लिक्विड असेट ऑन द सिलेक्टेड डेट्स। तो आपने क्या बोला कि एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर आपको एसएलआर रिलेटेड वेरिफिकेशन करने के लिए देंगे तो आप दो एस्पेक्ट चेक करोगे। क्या चेक करोगे? पहले तो एस्पेक्ट, पहला करेक्टनेस ऑफ द फिगर ऑफ डीटीएल, एंड सेकंड मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ लिक्विड असेट्स ऑन द सेलेक्टेड डेट, कि वेदर दे आर एबल टू मेंटेन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड असेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड और नॉट। ठीक है। सो ये दो चीजें आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपको वेरिफिकेशन भी तो करना है ना अभी यहाँ पर एसएलआर से रिलेटेड। तो वेरिफिकेशन क्या करोगे? सो ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेवेंट सर्कुलर्स ऑफ द आरबीआई सो एज टू असर्टेन द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ द डिमांड एंड टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, एसएलआर के। देन रिक्वेस्ट किसको? ब्रांच को। request the branch auditor to verify the correctness of request the branch auditor to verify the correctness, क्योंकि आप सेंट्रल ऑडिटर है तो आप उस बैंक के ऑडिटर को ज्ञान देंगे कि डियर बैंक ऑडिटर, ट्रायल बैलेंस का करेक्टनेस एंड ऑल्सो एग्जामिन द कैश बैलेंस एट द ब्रांच ऑन द सिलेक्टेड डेट्स। सो यू आर अपॉइंटेड एज अ
स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, तो आप ब्रांच के ऑडिटर को ये ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। सो पहला, यू हैव ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्कुलर्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द डीटीएल आरबीआई के सर्कुलर। दूसरा, आपने ब्रांच के ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया कि ट्रायल बैलेंस का करेक्टनेस चेक करो ऑन द सिलेक्टेड डेट्स एंड द कैश बैलेंस। Then also examine on the test basis consolidation regarding the detailed position prepared by head office with reference to the related returns received from the branches। तो ब्रांच वो ज्ञान भेजती होगी, ये सिलेक्टेड डेट्स पे ये डिटेल का कंपोजिशन था, उसका कंसोलिडेशन कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। वो एग्जामिन करने का काम किसका है? स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर का, ठीक है। देन examine the composition of items of DTL as per the circular or instruction of the RBI। उसके बाद ensure that the interest accrued but not accounted for in the books is included in the composition of DTL। एक इंटरेस्ट का जो है accrued इंटरेस्ट जो है वो DTL में ऐड होना चाहिए अगर वो अकाउंटेड नहीं है तो। Then specify the number of unaudited branch and the statement that the auditor has relied on the returns received from the unaudited branches in forming his opinion। ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है किसका? जब आप किसी बैंक में एज अ सेंट्रल ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, एंड उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो आपको क्या चेक करना है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट। तो पहले तो आपको एक आस्पेक्ट, पहले तो आप समझ लो कि आपको 12 ऑड डेट्स पे नॉट हैविंग अ फ्राइडे आपको रिजल्टेंट रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट और आरबीआई को भेजना पड़ता है, ठीक है। उसमें आपको 2 एस्पेक्ट्स का ध्यान में रखना है। पहले जो फिगर है डीटीएल के वो करेक्ट होने चाहिए, एंड दूसरा जो लिक्विडिटी असेट्स मेंटेन करने का जो रेशो, प्रिस्क्राइब्ड रेशो है वो मेंटेन होना चाहिए ऑन द सिलेक्टेड डेट्स। वेरिफिकेशन करने के लिए आप पहले तो आरबीआई के सर्कुलर्स का अंडरस्टैंडिंग लो। दूसरा, आप ब्रांच के ऑडिटर्स को ज्ञान दो कि मुझे ट्रायल बैलेंस एग्जामिन करके करेक्टनेस चेक करके कैश बैलेंसेस बता दो ऑन द पर्टिकुलर डेट। देन उसके बाद में देखो कि एग्जामिन ऑन टेस्ट बेसिस पर आप एग्जामिन करो कि हेड ऑफिस ने जो कंसोलिडेशन किया है डिमांड एंड द टोटल लाइबिलिटीज का वो बराबर है क्या, किसके बेसिस पर? जो बैंक से रिटर्न्स आए हैं उसके बेसिस पर। देन एग्जामिन कंपोजिशंस ऑफ आइटम्स ऑफ डीटीएल एज पर द सर्कुलर, सर्कुलर के हिसाब से वो डीटीएल की कंपोजिशन है या नहीं है टोटल डिमांड एंड टोटल लाइबिलिटीज का। एंड इंश्योर दैट द इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ इज इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन। सो इंटरेस्ट कोई भी अक्रू हो चुका है बट अगर अमाउंट जो है वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है तो वो डिटेल के कैलकुलेशन में आना चाहिए। एंड देन कितने ऐसे ब्रांचेस है जो अनऑडिटेड रह गए हैं, एंड द स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज रिलाइड ऑन बेस्ड ऑन द जो अनऑडिटेड ब्रांचेस से जो रिटर्न्स आए हैं बाय while he is forming his opinion on the statutory liquidity ratio of the entire bank। बढ़िया प्रोसेस, इट्स अ यस फ्लो। मैम। एक बार समझ में आ गया कि वो कंटेंट क्या, तो इट्स अ फ्लो। नाउ बढ़िया क्वेश्चन, ये क्या है? एसएलआर सीख गया वेरीफाई करना, अब आपको इन्वेस्टमेंट्स वेरीफाई करना। क्या बोल रहे हैं? वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज एन सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। आपकी फर्म सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। द बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ एक्रूअल बेसिस इनकम फ्रॉम डिविडेंड on securities and units of mutual fund held by it as at the end of financial year। So securities and units of mutual fund के ऊपर जो डिविडेंड है वो आपके बैंक ने क्या किया है? अक्रूअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। The dividends on the securities and unit of mutual funds were declared after the financial year। Comment, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर आने वाली इनकम वो जैसे कि डिविडेंड इनकम है, क्या वो अक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? So according to the prudential norms on income recognition of the investments, income on dividend on shares of the corporate body and mutual fund should be recorded on cash basis only। So corporate body and unit of mutual fund से आने वाला जो डिविडेंड है वो ऑन शेयर्स वो किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा? सॉरी, कॉर्पोरेट बॉडीज के ऊपर, कॉर्पोरेट बॉडीज के जो शेयर से डिविडेंड आने वाला है, म्यूचुअल फंड के यूनिट से जो डिविडेंड आने वाला है वो किस बेसिस पर रिकॉर्ड होना चाहिए? कैश बेसिस कैश पे। बेसिस, ठीक है। In respect of the government securities, bonds and debenture of corporate bodies, अगर government securities and bonds and debenture of corporate body है where interest on these are predetermined rate पे अगर interest defined है तो उस केसेस पे वो जो इंटरेस्ट इनकम है क्या वो आप अक्रूअल बेसिस पे कर सकते हो? एब्सोल्युटली। तो शेयर, कॉर्पोरेट के शेयर्स एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड आप किसके बेसिस पर करोगे? कैश के बेसिस पे। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का इनकम हो गया, बॉन्ड एंड डिबेंचर हो गया कॉर्पोरेट बॉडीज का, एंड जिसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है,
तो वो आप अक्रूवल बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है। एंड आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट, हाँ प्रोवाइडेड वो इंटरेस्ट जो है अक्रूवल बेसिस पे कर रहे हो वो रेगुलर होना चाहिए एंड इट शेल नॉट बी इन अरियर्स। ठीक है। बैंक में बुक इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर, सो नाउ दिस इज अ एक्सेप्शन की बात। क्या बोल रहा है, आपको डिविडेंड तो वैसे भी अलाउड नहीं था कैश बेसिस मतलब अक्रूवल बेसिस पे करना, बट आप कर सकते हो प्रोवाइडेड dividend on shares have been declared by the corporate body in its annual general meeting and owner has the right to receive the payment as established। सो ओनर का जो भी वो शेयर होल्डर है उसका वो पैसा रिसीव करने का जो राइट है वो स्टैब्लिश हो चुका है। दिस इज ऑल्सो एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS 9। कंक्लूजन क्या है इसमें, सो एजीएम और ओनर राइट एस्टेब्लिश हो गया है और एजीएम में डिक्लेयर हो गया है तो आप कर सकते हो यस। बट यहाँ पर क्या है, डिक्लेयर कब हुआ था, एजी डिक्लेयर कब हुआ था डिविडेंड, ईयर एंड के बाद में, कॉर्पोरेट से ईयर एंड के बाद में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एंड उस बैंक ने रिकॉग्नाइज कर लिया है विच इज नॉट इन ऑर्डर। तो क्या कंक्लूजन है, रिकॉग्निशन ऑफ डिविडेंड इनकम ऑन सिक्योरिटीज में बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस इफ द सेम हैज बीन declared by the corporate body in AGM and the shareholders right to receive the payment is established। In the present case, declared dividend were declared after the end of financial year and hence the recognition of income from the dividend on securities and unit of mutual fund should be on the or done on the accrual basis is not in order। ठीक है। यस मैम। अगला क्वेश्चन, ABN Bank was engaged in the business of providing portfolio management service। Portfolio management service कौन provide कर रहा है, ABN Bank to its customer for which it took prior approval of RBI। RBI से approval लिया, एक portfolio management का service provide करता है एक बैंक। आपको पॉइंट किया है एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 22-23। योर सीनियर हैज इंस्ट्रक्टेड यू टू वेरीफाई, आपके सीनियर ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि वेरीफाई करो ट्रांजेक्शंस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। while verifying the transaction you notice that the bank has not maintained separate records for the PMS transaction from bank's own investment। as a statutory auditor what methodology should you be adopted by for the verification of the PMS transaction। तो पहली बात, एक बात ध्यान रखकर, कोई भी बैंक अगर अपने नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन के साथ में अगर वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का सर्विस देता है किसी को भी, तो उस केस में अपने बैंकिंग ऑपरेशन से उसको टोटली सेपरेट अकाउंट में वो सारे इन्वेस्टमेंट्स रखने चाहिए, सेपरेट रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, यू दे कैन नॉट कंबाइन इट। ठीक है। सो एज एन ऑडिटर नीड्स टू एग्जामिन वेदर द बैंक एज रिक्वायर्ड बाय आरबीआई इज मेंटेनिंग द सेपरेट अकाउंट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इट ऑन देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट PMS PMS clients account and on behalf of the other constituents including the brokers। तो आरबीआई के मुताबिक आपको सेपरेट अकाउंट्स में सारा पैसा रखना पड़ेगा, आपके खुद के इन्वेस्टमेंट PMS रिलेटेड क्लाइंट का पैसा और ऑन बिहाफ ऑफ द अदर कंस्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग द ब्रोकर्स। As per RBI guidelines, banks are required to get their investments under PMS separately audited by the external auditor। So वो अलग से सेम सेंट्रल ऑडिटर आपका PMS का जो रखा हुआ पैसा है इन्वेस्टमेंट है उसका ऑडिट नहीं करके दे सकता है। सो आरबीआई गाइडलाइन के तहत अलग से ऑडिट चाहिए है अदर किसी एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा। So in the instant case, ABN Bank is required to prepare separate record for the PMS and as per the RBI guidelines, PMS investments needs to be audited separately by the external auditor and the auditors are required to give a certificate separately for the same। ठीक है। कंक्लूजन, इन द अबव केस ऑडिटर शुड नॉट वेरीफाई। तो आप आपकी सीनियर का ज्ञान सुनते हुए PMS ट्रांजैक्शन मत करने लगना क्योंकि वो आपके एरिया में आता ही नहीं है, उनको दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए था। एंड एडवाइज द बैंक टू सेग्रीगेट द PMS ट्रांजैक्शन फ्रॉम इट्स ओन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर एज डिस्क्राइब्ड अबव। सो आप मत चेक करना वाले ट्रांजेक्शन, आपको फिर भी आपके ऑडिट में उसके ऊपर कमेंट करना है, लेकिन आप दूसरे ऑडिटर का रिपोर्ट लेकर के फिर उसके ऊपर से, सो यू विल बी यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर टू कमेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट, बट आप ऑडिट नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर चाहिए। सो बेसिकली PMS में रखे हुए पैसे के लिए दूसरा ऑडिटर आता है और बाकी बैंकिंग ऑपरेशन को ऑडिट करने के लिए दूसरा ऑडिटर होता है। In case of ABN Bank does not provide the same, the auditor may report accordingly। क्या बोलते हो? ओके मैम।
अब हम लोग अगर पीएमएस को ऑडिट कर रहे हैं तो हम लोग मतलब अगर हम लोग मेन ऑडिट कर रहे हैं तो पीएमएस का ट्रांजैक्शंस का ऑडिट कोई और ऑडिटर ही आके करेगा। यस। और आप बैंकिंग, क्योंकि आप सेंट्रल ऑडिटर है, तो आप जब पूरे बैंक का रिपोर्ट बनाओगे, उसके ऊपर ओपिनियन दोगे, तो पूरे बैंक का दोगे, तो आपको वो पीएमएस का भी तो लगेगा ना जवाब देने के लिए कि पीएमएस के पैसे का क्या करने का है। उसका तो अलग से फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं बनेंगे ना पीएमएस ट्रांजेक्शन का, बनेगा, लेकिन वो आप खुद मत करो, आप उसका ऑडिट किसी और, वो बैंक आरबीआई के रेगुलर उसके हिसाब से कोई और ऑडिटर उसका ऑडिट करेगा, और फिर आप उस सर्टिफिकेट को, जो दूसरा ऑडिटर जो है वो सर्टिफिकेट या ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा वो पीएमएस ट्रांजेक्शन के ऊपर, आप उसको यूज करके फिर ओवरऑल ओपिनियन में कमेंट करने का। ओके। ठीक है, क्योंकि पूरे बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक ही बनेंगे ना अंत में। बिजनेस वाइज तो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा नहीं बैंक। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस इज अ बिग टॉपिक नाउ, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, तो तो वो मैम करने के पहले, हाँ, उसके पहले दो मैं मिनट पानी ब्रेक। भर के आती हूँ। यस। हाँ, पानी भर के। Let's start with the concurrent audit. First question, explain the scope of concurrent audit of a bank with reference to the RBI guidelines. So concurrent audit of scope में क्या चीजें, scope of concurrent audit में क्या चीजें रहता है? पहले detailed scope should be clearly and uniformly determined by the bank's central inspection and audit department. So bank का जो central inspection and audit department होता है, वो ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में डिस्कस करके क्या करता है, स्कोप डिफाइन करता है कि कॉन्करेंट ऑडिट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो कॉन्करेंट ऑडिट का जो स्कोप है वो कौन डिटरमाइन करेगा? बैंक सेंट्रल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद हूम? इन कंसल्टेशन विद द ऑडिट कमिटी। Importance should be given to the checking high risk transactions having large financial implication as opposed to the transaction involving lesser amount. So high risk transaction with large financial implication चाहिए. Then RBI की guidelines cover all the key areas of activities of the branch which is under concurrent audit. ठीक है, so all the key areas of activities of branch which is, and most banks have prepared an audit manual for this purpose. Broadly stated, the following areas are cash deposit, advances, investment, foreign exchange, housekeeping and other. ठीक है, so normally concurrent audit में ये चीजें scope में आते हैं auditor के. ठीक है, you are conducting the concurrent audit of a branch of a public sector bank. It is a large branch having an advances of about 500 crore, including export advances of 300 crore. 500 करोड़ का एडवांसेस देके रखा हुआ है. ठीक है, सम एक्सपोर्ट बोरोवर्स, एडवांसेस क्या हो गया मैम? बाहर के लोगों को एडवांसेस दे. एक्सपोर्ट एडवांसेस मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए एलसीज इशू करते हैं ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है उनको, और उसके बाद में यू कैन गेट द फंड आउट ऑफ इट. सो बेसिकली आप अपना फंड ब्लॉक करवाते हो बैंक्स के थ्रू. ठीक है, सो यू आर, बैंक इज गोइंग टू गेट मनी व्हेन इट इज पेड, बट उसके पहले उनको एक गारंटी की तरह एलसीज, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस में से एलसीज यूज करते हैं. ठीक है, सो सम बोरोवर्स आल्सो गेट एलसीज इशूड फ्रॉम द ब्रांच फॉर इंपोर्टिंग रॉ डायमंड्स फ्रॉम डायमंड हब्स ऑफ बेल्जियम. You want to be sure that there is no revenue leakage in the branch. For the time being, you are focusing upon the advances. Discuss any 5 areas pertaining to advances of branch which you would verify to ensure no revenue leakages. So आपको बैंक ने जो एडवांसेस दिए हैं उसके रिलेटेड आपको रेवेन्यू लीकेज नहीं हो रहा हो, ये देखने के लिए आप कौन से एरियाज एग्जामिन करोगे. ठीक है, बैंक के एडवांसेस कितना है, 500 करोड़ के एडवांसेस के ऊपर. पहला, interest rate paid in the system needs to be verified with respect to corresponding sanction letters. ठीक है, सो एडवांस लेटर्स के थ्रू सैंक्शन होता है, उसमें क्या इंटरेस्ट रेट होगा, वही इंटरेस्ट रेट जो है वो सिस्टम में होना चाहिए. सो बेसिकली सैंक्शन लेटर्स के तहत जो भी रेट्स डिफाइंड है दे शुड बी फीडेड इन द सिस्टम. It would help ensure the correct rate of interest is fed into the system and interest applied properly at stipulated intervals of advances. So जैसे जैसे इंटरेस्ट चार्ज का डेट रहेगा उसके हिसाब से कस्टमर को इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है. Processing fees.
सो पहला हो गया एडवांसेस के तहत इंटरेस्ट रेट कम का इनकम, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग फीस का, अपन क्या देख रहे हैं, रेवेन्यू लीकेज कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एडवांसेस के लिए जो एडवांसेस इशू करने के टाइम पे जो प्रोसेसिंग फी चार्ज होती है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेशली सैंक्शनड एडवांसेस एंड renewed limits needs to be levied in accordance with the bank guidelines and these needs to be verified कि बैंक के क्या प्रोसेसिंग फीस से रिलेटेड जो फ्रेश एडवांसेस है, रिन्यूड लिस्ट है, उसके लिए क्या प्रोसेसिंग फीस की गाइडलाइंस है, पहले तो वो देखना। और यदि इसमें टाइम टू टाइम कोई भी प्रोसेसिंग फीस में चेंज हो रहा है तो क्या उसका इफेक्ट दिया गया है विथ इन अकॉर्डेंस विद द सर्कुलर और मैनुअल ऑफ द ब्रांच। सो पहले इंटरेस्ट रेट जो है वो बराबर से सैंक्शन लेटर के हिसाब से पेड होना चाहिए सिस्टम में, और इंटरेस्ट करेक्टली टाइमली स्टिपुलेटेड टाइम पे चार्ज होना चाहिए ऑल द एडवांसेस में। प्रोसेसिंग फी जो है फ्रेशली सैंक्शन एडवांसेस एंड रिन्यूड लिमिट्स के ऊपर जो है वो बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से ही है या नहीं है वो वेरीफाई करो, एंड उसका इफेक्ट जो है वो सर्कुलर और मैनुअल के हिसाब से टाइम टू टाइम प्रोसेसिंग फी चार्ज करके दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। देन कैश क्रेडिट लिमिट जो सैंक्शन हुआ है, सैंक्शन ऑफ द कैश क्रेडिट लिमिट इज जनरली अकम्पनीड विद स्टिपुलेशन ऑफ सबमिट स्टॉक स्टेटमेंट। सो अगर आप कैश क्रेडिट लिमिट देते हो, आपका बैंक अगर किसी कस्टमर को दे रहा है तो बैंक बोलता है कि भाई कैश क्रेडिट लिमिट के लिए तुझे अपने हर क्वार्टरली या हर मंथली बेसिस पर अपना स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द वैल्यूएशन, एंड नॉन सबमिशन ऑफ सच स्टॉक स्टेटमेंट कैन लेवी ऑफ द पेनल इंटरेस्ट। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कि किसी कस्टमर ने टाइमली स्टॉक स्टेटमेंट इन्वेंटरी स्टेटमेंट नहीं सबमिट किया है तो क्या पेनल्टी चार्ज हुआ है क्या उसके ऊपर, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ ओवर ड्यू इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट बिल परचेस्ड, ठीक है, ओवर ड्यू इंटरेस्ट ऑन द एक्सपोर्ट बिल परचेस्ड एंड पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द ओवर ड्यू पीरियड। सो बेसिकली एक्सपोर्ट बिल्स के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है एंड पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर जो भी इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो गया है वो आपको वेरीफाई करना है वेदर दैट इंटरेस्ट जो है रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो कब से ओवर ड्यू। देन कोई उसके अलावा कोई और चार्जेस कमीशन जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड इन अकॉर्डेंस विद द बैंक सर्कुलर और मैनुअल। सो एलसीज जब इशू करते हैं तो उसके रिलेटेड जो कमीशन और चार्जेस रहेंगे बैंक चार्ज करता है कस्टमर को, क्या वो सर्कुलर के हिसाब से और मैनुअल के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ। सो बेसिकली आपको बैंक के मैनुअल्स एंड सर्कुलर का रेफरेंस लेना है चार्जेस एंड कमीशन के केस में, प्रोसेसिंग फीस के केसेस में, ठीक है, प्लस बैंक के गाइड। देन उसके बाद में इंटरेस्ट जो रेट है वो इंटरेस्ट रेट आपके सैंक्शन लेटर के हिसाब से होना चाहिए, और उसके अलावा सपोज कोई कैश क्रेडिट लिमिट दिया है जिन कस्टमर्स को तो उससे रेगुलर स्टिपुलेटेड टाइम पे स्टॉक स्टेटमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में पेनल इंटरेस्ट जो चार्ज है उसको वेरीफाई करने का, ठीक है। मैम पता है क्या बोलते हैं, जब बैंक का मीटिंग होता है ना, ब्रांच ब्रांच ऑडिटर्स का एचओ में जाके, तो वहां पे क्या बोलते हैं, वो पूछते हैं कि आपने कितना रेवेन्यू लीकेज इस बारी किया, और कुछ कुछ कमिटमेंट भी होता है सीएस के साथ, कि आपका हो सकता है कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख इतना का कमिटमेंट कि आप इतना करेंगे। अब उसमें आपने कितना किया वो आपका एक तरीके से परफॉर्मेंस को भी डिफाइन कर देता है। करेक्ट, मेक सेंस। बैंक के केस में इट मेक सेंस एंड इट वाज आल्सो वेरी मतलब आपके लिए भी कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट, आपके खुद के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कितना अच्छा रहता है ना, यू ऑलवेज गेट अ हायर टारगेट कि इस बार इतने का रेवेन्यू लीकेज आपको कैप्चर करने का है एंड रिपोर्ट करने का है। मेन तो यही चार्जेस कमीशन में कहीं ना कहीं उलटफेर मिलता है। करेक्ट, हाँ। Now, ABC Chartered Accountants have been appointed as concurrent auditor for the branches of Effective Bank Limited for the year 23-24. You are part of the audit team of Agra branch of the bank and have been instructed by your seniors to verify the advances of the audit period. ठीक है, advances आपको verify करना है। You are required to guide your assistant about the areas to be taken into consideration while doing the verification of advances in the concurrent audit, ठीक है। सो आपको अगेन एरिया टू बी टेकन केयर इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, अगेन कॉन्करेंट ऑडिट है। इसके पहले वाला भी हम क्या देख रहे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे भी आपने क्या किया था, वेयर इज दैट क्वेश्चन,
5 करोड़ के एक्सपोर्ट एडवांसेस थे, उसमें आपने रेवेन्यू लीकेजेस नहीं हो रहे हैं वो देखना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो इंश्योर दैट द लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन सैंक्शनड प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद द डेलीगेटेड अथॉरिटी। ठीक है, सो लोन सैंक्शन करने के लिए जिन लोगों के पास में अथॉरिटी है वो अथॉरिटी के हिसाब से ही लोन सैंक्शंस होने चाहिए। ensure that the securities and documents have been received and properly charged or registered। अगर सपोज नहीं, लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी होती है, डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं जिसको भी लोन ग्रांट किया जा रहा है। ठीक है, सो क्या वो लोन्स, क्या वो सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट जो है वो प्रॉपरली रिसीव एंड चार्ज है, प्रॉपरली एंड रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपको वो देखना है। तो पहले सैंक्शन रिलेटेड आपका फुलफिलमेंट देखना, दूसरा सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। Then ensure that the post disbursement supervision and follow up is process। एक बार एडवांस दे दिया उसके बाद में उसका सुपरविजन, प्रॉपर फॉलो अप इज देयर, एंड सच एज रिसिप्ट ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट्स, इंस्टॉलमेंट, रिकवरी, रिन्यूअल ऑफ द सैंक्शन लिमिट। ठीक है, सो एक बार आपने एडवांस दे दिया, एडवांस देने के बाद में उसका सुपरविजन, प्रॉपर फॉलो अप, देन रिसिट ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स, रिकवरी, मतलब जो आपको इंस्टॉलमेंट्स मनी रिसीव होगा, आपको अगर रिकवरी पैसा आना चाहिए, प्लस अगर सेंक्शन लिमिट रिन्यू करनी है, तो ये सब चीजें टाइमली बेसिस पर आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। तो 3 चीजें आप देख चुके हो, सेंक्शन प्रॉपरली देख चुके हो, सिक्योरिटीज एंड डॉक्यूमेंट, एंड सुपरविजन एंड रेगुलर फॉलो अप पोस्ट डिसबर्समेंट ऑफ द एडवांसेस। देन यदि कोई मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लोन है, तो वेदर देयर आर एनी इंस्टेंसेस इंडिकेटिव ऑफ द डाइवर्जन ऑफ द फंड। जिस पर्पस के लिए लिया है उसके अलावा कुछ और यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या, कोई ऐसा इंडिकेशन है आपके पास। देन check whether the letter of credit issued by branch are within the delegated power and ensure that they are for genuine trade transaction। ठीक है, तो बिजनेस आपको कुछ परचेज करना है, परचेज करने के लिए पेमेंट करना, पेमेंट करने के लिए आप बैंक से सिक्योरिटी देना चाहते हो, आप बैंक से एलसी इश्यू करवा लेते हो अपने क्रेडिटर को देने के लिए फॉरेन कंट्रीज में, तो वो एलसी जो है वो जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए ही होना चाहिए। उसके अलावा चेक बैंक गारंटीज इशूड, यदि कोई बैंक गारंटीज इशूड हुई है तो वेदर दे हैव बीन प्रॉपरली वर्डेड एंड रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द बैंक, एंड वेदर दे हैव बीन प्रॉपरली रिन्यूड ऑन द ड्यू डेट्स। ठीक है, सो एलसी रिलेटेड, बैंक गारंटी रिलेटेड, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लोन, सुपरविजन एंड फॉलो अप एडवांसेस, सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड, एंड सैंक्शन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए लोन्स एंड एडवांसेस का। उसके बाद में अगर कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है तो बिल ऑफ एक्सचेंज ओवर ड्यू हो गए तो उसका प्रॉपर फॉलो अप चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवांसेस आरबीआई के गाइडलाइन के तहत होना चाहिए, और उसके अलावा डीआईसीजीसी एंड ईसीजीसी इस के कोई क्लेम है तो वो टाइमली सबमिट होने चाहिए। यार ये ईसीजीसी कौन सा कमेटी रहता है, क्या रहता है बॉडी, एक जस्ट अ सेकेंड। हाँ मैम, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस के क्रेडिट लिए। गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ, सो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ईसीजीसी है, एंड डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, सॉरी क्या बोल रहे थे आप, हाँ मैम वो। आरबीआई के सब्सिडरीज इशू है ना ये दोनों, हाँ बोलो। हाँ, वही डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस रहता है ना मैम, छोटे छोटे बैंक जो रहते हैं 5 लाख तक का। करेक्ट, तो ये इंश्योरेंस मतलब आरबीआई के सब्सिडरी कंपनीज होते हैं जो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। सो वो जो क्लेम्स हैं वो टाइमली सबमिटेड है या नहीं है, आपको वो देखना है। एंड वेरीफाई दैट द इंस्टेंसेस ऑफ एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर्स हैव बीन प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू कंट्रोलिंग और हेड ऑफिस बाय बैंक एंड हैव बीन कंफर्म्ड और रेटिफाइड एट द रिक्वायर्ड लेवल। तो क्या बोल रहा है, कोई भी ऐसे इंस्टेंसेस ऑफ एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर्स हैव बीन प्रॉपर्ली रिपोर्टेड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने भी अपने अप्रूवल अथॉरिटी के ऊपर जाकर के कुछ ऐसे कुछ भी एक्सीड किया है एंड दे हैव गिवन एडवांसेस और एनीथिंग, तो उसको टाइमली रेटिफिकेशन होना चाहिए, उसका रिवर्सल होना चाहिए, ऐसी सारी चीजें ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो ये अपने को अगर अपन कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हैं एडवांसेस का तो ये चीजें आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी इन केस ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट। क्या बोलती है पब्लिक। ये क्यों हाँ मतलब ऋषभ ऋषभ एंड पब्लिक, ये ऋषभ एंड यूट्यूब पब्लिक। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करके दे रही हूँ, आपके पास भी रखो, हाईलाइट करके ले लो, याद भी रहना चाहिए ये पॉइंट्स आपको एज इट इज। एलसी से रिलेटेड ना 2 पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट था, एक एलसी बैंक गारंटी, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड
आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन एंड डीआईसीजी एंड ईसीजीसी के जो क्लेम्स है वो टाइमली सबमिटेड होना चाहिए। एंड अपनी पावर को डेलीगेटेड अथॉरिटी के साथ एक्सीड करके कुछ अगर काम किया हुआ है बैंक में, तो वो हेड ऑफिस में टाइमली रिपोर्टेड होना चाहिए एंड उसका रेटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है। You are the concurrent auditor of a branch of a nationalized bank which deals in foreign exchange transaction. कौन है आप? यू आर द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ अ ब्रांच ऑफ नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक के ब्रांच के कॉन्करेंट ऑडिटर है। और वो जो ब्रांच है वो किस में डील करता है? वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में चेक करता है, डील करता है। ठीक है। सो सारे ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज के ही है यहाँ पर। अभी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आपको चेक करना है तो क्या चीजें चेक करोगे आप? पहली बात तो फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजेक्शन होने चाहिए वो आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत चेक होंगे। एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा? चेक फॉरेन बिल नेगोशिएटेड अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत कोई फॉरेन बिल्स नेगोशिएट हुए हैं तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा, चेक फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट एंड अदर नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स टू इंश्योर दैट द ओनली परमिसिबल ट्रांजेक्शन रूट थ्रू दिस अकाउंट। तो अगर बैंक में ऐसे कोई भी एनआर ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी एनआर अकाउंट है या फिर कोई अदर नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स है, तो उसमें परमिसिबल ट्रांजेक्शन जो होने चाहिए, परमिसिबल मतलब आरबीआई परमिटेड ट्रांजेक्शन जो होने चाहिए वही ये ट्रांजेक्शन रूट होने चाहिए। और इसमें फिर फेमा विल ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर। So bank will also need to take care of the FEMA guidelines in this case. Then check whether inward and outward remittance have been properly accounted for. ठीक है। एग्जामिन एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इंश्योर दे हैव बीन ड्यूली ऑथराइज्ड। ठीक है। सो अपन ने अभी तक कितनी चीजें पढ़ी? पहला बोला आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत ही फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन है वो आपको वेरीफाई करना है। बिल्स जो भी नेगोशिएटेड है अंडर एलसी वो चेक करो। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट या फिर कोई अदर नॉन रेसिडेंट अकाउंट है, सो उसमें क्या परमिसिबल ट्रांजेक्शन ही रूट हो रहे हैं वो चेक करना है। देन इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस जो है वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर होना चाहिए। और उसके अलावा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के परचेज एंड सेल्स के जो ट्रांजेक्शंस हैं वो आपको प्रॉपरली एग्जामिन करना है और वो ड्यूली ऑथराइज होना चाहिए विद द नेसेसरी चार्जेस, जिसमें नेसेसरी चार्जेस जो है वो बैंक को रिकवर हो जाना चाहिए। Ensure that the overbought or oversold position maintained in different currencies is reasonable considering with the foreign exchange operations. ठीक है। सो यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का ही बात, मतलब बेसिकली आपके फॉरेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, क्योंकि आप योर बैंक इज डीलिंग इन द मेनली इन द फॉरेन एक्सचेंज। सो अगर आपके बैंक की खुद की ऐसी कोई ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाली पोजीशन है तो उस केस में उन्होंने क्या बोला है कि अगर डिफरेंट करेंसीज में ऐसा है तो रीजनेबल, वो रीजनेबल होना चाहिए कंसीडरिंग द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस कितना है उस बैंक का। एंड देन एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई एंड द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक। ठीक है। सो कितने पॉइंट्स अपने को पर्टिकुलरली याद रखने पड़ेंगे यदि बैंक अपना जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में डील करता है? तो पहली बात, जितने भी जो भी कंप्लायंस होंगे आरबीआई और हेड ऑफिस के वो अपने को फुलफिल करना पड़ेगा। एंड देन सारे फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन होंगे वो किसके रेफरेंस में आप चेक करोगे? आरबीआई के रेफरेंस में चेक करोगे। फिर उसके बाद अगर बैंक का फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में कोई भी डिफरेंट करेंसीज का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशंस है तो कंसीडर इज रीजनेबल है या नहीं है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। देन आप देखो कि कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है परचेज एंड सेल से रिलेटेड तो उसका एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन जो है वो आप एग्जामिन करो और जो चार्जेस होना चाहिए वो प्रॉपरली टाइमली रिकवर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद में इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस जो है वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर होना चाहिए। एंड अगर कोई फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट है या अदर नॉन रेसिडेंट अकाउंट है तो वो परमिसिबल ट्रांजेक्शन ही करने चाहिए। एंड उसके बाद में कोई फॉरेन बिल नेगोशिएटेड अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट है तो वो आपको चेक करना है एज एन कॉन्करेंट ऑडिटर। ओके मैम। ये सब याद रहने चाहिए ये सब पॉइंट। दो पॉइंट्स में हम शुरू के आरबीआई आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो करना है, आरबीआई के फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को वेरीफाई भी करना है आरबीआई के रेफरेंस से। उसके बाद ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन देख लेंगे, एक्सटेंशन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड वाला एंड इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस, ये तीन ट्रांजेक्शन एक जैसे याद रखना। सो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एक कंटिन्यूसली याद होना चाहिए।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। मैम ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन को क्या करना था? रीजनेबल, रीजनेबल है या नहीं है वो देखो, कंसीडरिंग द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर। So ensure that the oversold position maintained in the different currencies is reasonable considering the foreign exchange operations. इसके अलावा भी दो पॉइंट थे कॉन्करेंट ऑडिट में जो हमने कवर नहीं किए हैं। नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलेशन वेरीफाई करना है आपको, एंड जो भी नॉस्ट्रो अकाउंट्स इन डिफरेंट फॉरेन करेंसी से क्या वो विद इन द लिमिट है या नहीं है, मतलब इन डिफरेंट फॉरेन करेंसीज आर विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द बैंक। सो जो बैलेंसेस है नॉस्ट्रो अकाउंट में वो सब बैंक के लिमिट में होने, जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उतना ही पैसा उन अकाउंट्स में होना चाहिए। ठीक है ना, ये कॉन्करेंट ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एक ड्राइंग पावर के ऊपर ना एक सेपरेट क्वेश्चन है, एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस एंड रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ डीपी। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन क्या है, सीए रीमा इज अपॉइंटेड एज स्टॉक ऑडिटर ऑफ भवानी राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड अवेलिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम आरके पुरम ब्रांच नियर तमिलनाडु एजुकेशन सोसाइटी, न्यू दिल्ली। The borrower is enjoying cash credit limit of 12 crores from the branch against the security of paid stocks and debtors up to 90 days against margin of 25%. She proceeds to visit premises of Bhavani Rice Mills Private Limited located in the outskirts of Delhi. She verifies books of accounts and stock records of the company and also test check the quantity of paddy and rice of 20,000 quintals and 8,000 bags lying in the premises of the company. Drawing power of 12.05 crores is computed in stock audit report and report stands submitted to the bank. About a week, after about a week, regular internal inspector appointed by the inspection department of the bank also happened to visit the premises of the borrower and found that the rice contained is about 5,000 bags included in stocks having approx of 1.5 crore was fungus ridden. ठीक है, सो बैंक जब ड्राइंग पावर देता है किसी भी कस्टमर को तो उसके बेसिस पर वो उसका ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके असेट्स के वैल्यूएशन के ऊपर होता है। सो यहाँ पर जब असेट्स का वैल्यूएशन देखा किसके बेसिस पे, स्टॉक के बेसिस पे, तो पता चला 8,000 बैग से, तो यहाँ पर 8,000 बैग में से क्या बोल रहे हैं वो कि देर आर अबाउट 5,000 ऐसे बैग्स थे राइस के क्विंटल में जो बैग्स में रखे हुए थे कि वो फंगस रिडन थे और उसका वैल्यू कितना था, अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ का। द कंपनी वॉज होल्डिंग स्टॉक फॉर लास्ट 15 months. हाउ डू यू व्यू द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर ये आया तो ऐसे ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बट जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एज अ जनरल नॉलेज कि दिस इज समथिंग यू शुड बी नोइंग। ठीक है, सो given situation reflects the professional work of stock audit was not performed diligently by the stock auditor. It is one of the important responsibility of the stock auditor to verify the condition. ठीक है, सो आप यही चेक करते हो, पहली बात तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉक एंड दूसरा उसका कंडीशन ऑफ द स्टॉक। ऐसे 501 में भी आपको वही करना बोला जाता है जब आप स्टॉक ऑडिट करते हो तो। द ऑडिटर्स रोल इज नॉट लिमिटेड टू वेरीफाई फिजिकल क्वांटिटीज ओनली, कि फिजिकली वो है, सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं चेक करने का, उसका कंडीशन भी बराबर होना चाहिए। In given case, auditor should have opened rice bag on test check basis in the process, and auditor should have come to know about the fungus ridden condition of the rice. Value of such rice should have been excluded while arriving at the value of stock for the purpose of computation of the drawing power. It shows that the auditor has failed to perform the work diligently and drawing power calculated in the report submitted to bank is not proper. ठीक है, मेरा ना यूट्यूब में ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए आईसीआई के सिर्फ एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है 5 नंबर का। कितना रेलेवेंट है मालूम नहीं, बट जब भी मन करेगा ना जनरल नॉलेज के लिए 5 मिनट बोर होने की जगह मतलब कभी ऐसा बोरिंग लग रहा है तो एक वो यूट्यूब में वीडियो देख लेना, वहां पर ना आईसीआई के एक एग्जाम्पल लेके मैंने ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन बताया। असेट के बेसिस पर ही होता है, और लेकिन ऐसा नहीं कि असेट जितना वैल्यू है उसको सम कर देंगे उतना ही ड्राइंग पावर आ जाता है, वैसा नहीं रहता है। असेट के वैल्यू के ऊपर ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है बैंक का।
जैसे यहाँ पर कितना प्रतिशत मार्जिन था, सिर्फ 25% था, तो उतना परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेस करके ड्रॉइंग पावर डिसाइड हो जाती है। ऐसा नहीं कि जितने का लोन दे रहे हैं उतने का ही वैल्यू का सिक्योरिटी लेंगे, नहीं, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड बी हायर, क्योंकि आपके पास है मार्जिन होना चाहिए वहाँ। ठीक है राइट। ना, ये कॉन्करेंट ऑडिट और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया अपना। अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। What do you understand by the long form audit report? So, besides the audit report, as per the stat requirement, the terms of appointment of auditor of a public sector banks, private sector banks, and foreign bank, as well as their branches, require the auditor to also furnish the long form audit report. So, normal auditor का audit report जाता ही as per the statute requirement, लेकिन उसके अलावा भी उसके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक के केस में, एज वेल एज देयर ब्रांचेस के केसेस में, बैंक को क्या करना पड़ता है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है कौन देता है, इज गिवन बाय द स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर एज वेल एज द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, तो सेंट्रल प्लस ब्रांच ऑडिटर दोनों देने वाले हैं। ठीक है, नाउ LFAR for branch auditor is in the form of questionnaire. Questionnaire के फॉर्म में होता है, जहां पर observation and comments have to be provided on range of matters including cash, balance with bank, investment, advances, deposits, etc. ठीक है, सो क्वेश्चनेयर के फॉर्म में बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं, जैसे कि कैश, बैलेंस विथ बैंक, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, उसके रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चनेयर में वो सारे आंसर्स होते हैं। These are submitted by the statutory branch auditor to statutory central auditor. ठीक है, statutory branch auditor किसको देता है, statutory central auditor को देता है। Now, the consolidation is done at head office level. Consolidation कहाँ पर होता है, head office level पे होता है, and LFAR for branch is submitted by statutory central auditors to the management. Consolidation head office level पे होगा, and LFAR for bank is submitted by the statutory central auditor to the management. Consolidation करके। Now, LFAR on the bank after due examination should be placed before the ACB, Audit Committee Board of the bank, indicating the action taken and the proposed action taken for rectification of the regularities, if any, mentioned therein. And then the copy of the LFAR and relative agenda note together with the board's view or direction is submitted to RBI within the 60 days of submission of LFAR by the statutory auditor. सो दो तरह के ऑडिटर हो गए, एक हो गया सेंट्रल ऑडिटर, एक हो गया ब्रांच का ऑडिटर। सेंट्रल LFAR किसको देना पड़ता है, बोथ ब्रांच के ऑडिटर को और स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को। ब्रांच क्या, सेंट्रल ऑडिटर क्या करता है, सारे ब्रांचेस से पहले वो रिपोर्ट कलेक्ट करता है। वो रिपोर्ट किस फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चनियर होता है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स भी रहते हैं, और कौन कौन से मैटर सच एज कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, इससे रिलेटेड मैटर्स रहते हैं। ब्रांच ऑडिटर सेंट्रल ऑडिटर को देंगे, हेड ऑफिस में सेंट्रल ऑडिटर उन चीजों को कंबाइन करेगा और फिर वो मैनेजमेंट को सबमिट कर देगा। नाउ आफ्टर एग्जामिनेशन, मैम, ये LFAR अगर क्वेश्चनर फॉर्म में, तो ये क्वेश्चनर बनाएगा कौन? क्वेश्चनियर फॉर्म में दिस LFAR इसको ही बना करके देना पड़ेगा ना। एक सेकेंड, नहीं नहीं, LFAR क्वेश्चनियर ना, आई थिंक, एक जस्ट अ सेकेंड, नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। स्टार्ट ऑडिटर शुड बी, सेंट्रल ऑडिटर देता सेंट्रल होगा। ऑडिटर को बना के ब्रांचेस। सेंट्रल ऑडिटर, हाँ, जस्ट एक बार कंफर्म करते हैं ना ये चीज। Just let me just confirm. ओके, सो दिस इज एक्चुअली नॉट द, स्टार्ट ऑडिटर नहीं प्रोवाइड करता ये क्वेश्चनियर, जो रहते हैं ना वो RBI प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चनियर रहते हैं। In the आरबीआई। areas of the branch functioning, including advanced cash management, internal control, and compliance with the regulation, the branch auditor uses this questionnaire to gather detailed information with the branch of operations and assess its financial health, risk management, and regulatory compliances.
हाँ, ये आरबीआई को जा भी रहा है 60 डेज में, इसीलिए। करेक्ट। सो आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत होता है वो क्वेश्चनियर, जिसके अगेंस्ट में ब्रांच ऑडिटर को देना पड़ता है। वो सेम एलएफआर के क्वेश्चन जो रहते हैं ब्रांच ऑडिटर के, वो सेंट्रल ऑडिटर कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद वो मैनेजमेंट को देगा। मैनेजमेंट को देने के बाद में ऑन द बैंक आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन बोर्ड के पास में जाता है, जहां पर एक्शन क्या लिए गए हैं एंड क्या प्रपोज्ड एक्शन है और रेक्टिफिकेशन कैसे करने वाले हैं वो मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर वो एक कॉपी ऑफ एलएफआर अलॉन्ग विद द एजेंडा जो है बोर्ड के पर आते हैं। ऐसा ऐसा पानी से उतर के आ रहे हैं। और याद बताना मुझे। A copy of LFR along with the relative agenda together with the board's view or direction is submitted to RBI within 60 days of receiving the LFR by the statutory auditor. ठीक है, मतलब बोर्ड के पास आने के बाद ना, पढ़ते ही सब याद भी हो गया। है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग है, मतलब वही हेड्स ऑफ फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन वो समझ गया तो हो जाता है ऐसे अभी, और लंबा याद भी रहेगा भी आप। Now, Messrs. GH and Associate have been appointed as central statutory auditor of BNB Bank. ठीक है, सो एक और सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है बीएनबी बैंक का, नेशनलाइज्ड बैंक हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। बैंक फंक्शंस इन अ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट यूजिंग द एफएलसी सॉफ्टवेयर। बैंक का पास में उसका खुद का सॉफ्टवेयर है एफएलसी। व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट, one of the partner highlighted some matters covered by the Companies Act 2013 and the requirement of the CARO reporting. You are required to answer the following question. Now, this is a good question because यहाँ पर अपने को बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर होंगे, जो नॉर्मली जिसके लिए अलग से टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ता है आपके नोट्स में। पहला, to which authority auditor should submit their audit report? So in case of nationalized bank, the auditor is required to submit the report to the central government. ठीक है। Second, list the matters covered under Companies Act 2013. So reporting requirement under Companies Act 2013 are not applicable in case of a nationalized bank. However, in case of banking company, फॉलोइंग अदर मैटर्स नीड्स टू बी रिपोर्टेड, और वो फॉलोइंग मैटर्स में कंपनीज एक्ट के ही है। सो उन्होंने बोला नेशनलाइज्ड बैंक को नहीं लगता है, लेकिन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। हाउएवर बैंकिंग कंपनी को, बैंकिंग अगर कंपनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू फॉलो द कंपनीज एक्ट के कुछ कुछ स्पेसिफिक मैटर्स है। जैसे द मैटर्स स्टेटेड इन सेक्शन 143(3), adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls under 143(3)(I) of the Companies Act and other matters in accordance with the Rule 11 of the Company Audit and Audit Rules। तो ये तीन चीजें उन्होंने इंक्लूडिंग रूल प्लस reporting requirement relating to company audit, auditors report CARO are not applicable to a nationalized bank or to a banking company। So उनका reporting requirement नहीं लगता है CARO का। ये थर्ड पॉइंट में था कि लिस्ट रिपोर्टिंग अंडर CARO एप्लीकेबल है या नहीं, तो उनको नहीं लगता है नेशनलाइज बैंक को। बट ये तीन मैटर कंपनीज एक्ट के, यदि बैंकिंग कंपनी है 143(3) के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के कंट्रोल जो एडिक्वेट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है वो, एंड प्लस अदर मैटर्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल 11 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रूल्स जो है वो लगता है। ठीक है, नाउ जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, नाउ बिकॉज आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब देयर ओन सेट ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो कंपनीज को, बैंक्स को नॉर्मली वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो करना पड़ता है। बट उसके अलावा जो भी ऑडिटर के जो रूल्स है एंड सेक्शन 143(3) का ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर है, वो सभी चीजें उसको कंप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन अदर देन दैट जो आईएफसी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। बट अदर देन दैट कारो का जो सेपरेट रिपोर्टिंग वगैरह है एडवांसेस वगैरह के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो नेशनलाइज बैंक्स को एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज अंडर LFAR। ये जो दो चीजें, दो क्वेश्चन हमने कवर किए। ठीक है,
टू स्मॉल टॉपिक्स इन द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में नॉर्मली ना ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या होता है, वो एक चीज आपको नोट डाउन करनी है। क्या बोला मैंने? कंटेंट ऑफ मैम ऑफ ये अलग से ही नोट डाउन करना ना, पीछे नोट्स खाली हाँ जगह। हाँ हाँ, नोट्स में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के साथ में ये कहीं पर ये स्टिकी नोट लगा करके ये नोट करना। ऐसे स्पेसिफिक 6 पॉइंट्स है इसके अंदर जो आपको याद होने चाहिए, जस्ट इन केस आपको रिपोर्टिंग कंटेंट इजी क्वेश्चन आया, ठीक है। पहला तो बैलेंस शीट ऑफ द बैंक इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, आपको वो बताना पड़ेगा। देन पीएनएल जो है, द पीएनएल इज शोइंग द ट्रू बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी और नॉट, ये चीजें, ठीक है। वेदर वेदर करके आंसर करना। सो वेदर बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड वेदर द पीएनएल इज गिविंग द ट्रू बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। उसके अलावा उसके अलावा इन केस ऑडिटर हैज called for additional information और explanation, तो क्या वो सेटिस्फैक्ट्री था, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड क्या फोर्थ पॉइंट में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो है वो ऑडिटर के नोटिस में आया है, ट्रांजैक्शन विच हैव कम टू द नोटिस ऑफ ऑडिटर which is not within the power of bank, ठीक है। उसके अलावा जो भी रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांचेस, whether they are adequate, and last is any other matter which auditor wants to bring to the notice of सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी। यहाँ पर नोट्स में जगह नहीं है क्या? माइनॉरिटीज एंडिंग्स ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ सीजी, ठीक है। So whether the balance sheet prepared by the entity balance sheet is a full and fair balance sheet containing all the necessary particulars and drawn to exhibit the true and fair P&L true balance of profit and loss। अगर ऑडिटर ने कुछ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगा है तो सेटिस्फैक्ट्री मिला है उसको बैंक ऑडिट में। एंड उसके अलावा जो कुछ ऐसा चीज उसने ट्रांजेक्शन नोटिस किया या नहीं किया जो बैंक के पावर में नहीं है, एंड उसके अलावा बैंक के जो रिटर्न्स आए हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए, और कुछ अदर मैटर है क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, तो वो सब चीजें ऑडिट रिपोर्ट में डाल सकते हैं। एंड उसके अलावा फिर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट याद रखना।
ठीक है। सो मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ में ऑडिटर को एल एफ ए आर देना पड़ता है, लेकिन सिर्फ एल एफ आर रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स है जो मेंशन करना पड़ता है। सो आप एक बार पहले ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लो, फिर देखते हैं। ठीक है, हो गया मैम ऊपर ये वाला इतना दूर क्वेश्चन। तक लिखी है। हाँ, डन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्कोप ऑफ असाइनमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। एससीए मतलब स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। सो मतलब जब स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर अपना मेन ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है, उसके साथ में उसको कुछ और रिपोर्ट भी देने पड़ते हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट था उसका LFAR। ठीक है, जो भी हम देकर के आ चुके हैं। उसके अलावा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एडिक्वेसी के ऊपर रिपोर्ट देना पड़ता है। एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर। ठीक है, बट उसके अलावा भी ना कुछ और रिपोर्ट्स हैं। अपने याद है SLR का कंप्लायंस चेक किया था, जिसके अंदर DTL का कंपोजिशन वगैरह देखा था। सो एक रिपोर्ट दोगे आप, रिपोर्ट ऑन SLR कंप्लायंस। उसके अलावा जो आप रिपोर्ट दोगे किस चीज के ऊपर, कि ट्रेजरी ऑपरेशंस जो है, ट्रेजरी ऑपरेशंस वो RBI के तहत हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके अलावा क्या कोई रिपोर्ट ऑन इंस्टेंसेस ऑफ रिवर्स क्रेडिट स्लैश डिपॉजिट रेशो ऑन रूरल एरियाज। उसके अलावा अगर बैंक लिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड बैंक है, लिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में सर्टिफिकेट मैम डिपॉजिट के बाद क्या लिखा है, डिपॉजिट रेशियो? रेशो, हाँ, ऑन रूरल एरियाज। एंड देन सर्टिफिकेट ऑन कॉर्पोरेट excuse me, certificate on corporate governance in case of banks on stock exchange। सो स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड है बैंक्स, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस बैंकिंग कंपनी का कैसा है, उसके ऊपर रिपोर्ट देना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला था कि प्रुडेंशियल गाइडलाइंस वगैरह जो बैंक्स के फॉलो हो रहा है या नहीं हुआ है, उसके ऊपर सर्टिफिकेट देने का। सो ऐसे बहुत है, मैंने 6 लिखवा दिए हैं, बट यहाँ पर टोटल 12 है, जस्ट डबल है। सो 5-6 भी ऐसे याद रखोगे तो चलेगा आपका काम, है ना। Now this completes our entire LFAR का requirement और the reporting requirement of the banking sector। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगेन अ छोटा क्वेश्चन ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द अदर असेट। ठीक है, अदर एसेट बोले तो उसमें ना उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है स्पेसिफिकली ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट्स। व्हाट पॉइंट्स रिक्वायर स्पेशल अटेंशन स्टार्ट ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो जब भी आप इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट देखोगे तो पहले एग्जामिन करो कि क्या भैया वो कोई नॉर्मली नॉर्मली रिकनसाइल होता है क्या एट द सेंट्रल लेवल। So examine whether the inter-branch accounts are normally reconciled at the central level, and auditor should report on year-end status of the inter-branch accounts, indicating the dates up to which all or any segment of the accounts have been reconciled। ठीक है, सो इंटर ब्रांच रिकंसिलिएशन ईयर एंड का क्या स्टेटस है सारे ब्रांचेस का, वो बताना पड़ता है। Then auditor should also indicate the number and the amount outstanding entries in the inter-branch accounts, giving the relevant information separately for the debit and the credit entities। So कितनी outstanding entries हैं reconciliation की, कितनी adjustment entries की कितनी और से outstanding entries है, number and उसका क्या amount है debit and credit entries का, वो आपको बताना पड़ेगा। Along with that, any discrepancy found in the inter-branch accounts have been properly dealt with in the books, and auditor can obtain the relevant information primarily from the branch auditor report।
ठीक है। सो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट सेंट्रल लेवल पे रिकंसाइल होता है? ऑडिटर ईयर एंड पे सारे कितने इंटर ब्रांचेस मतलब एडजस्टमेंट से जो बाकी है या रिकंसाइल हो गए हैं उसका स्टेटस अपडेट करेगा। देन उसके बाद में ऑडिटर विल ऑल्सो इंडिकेट द नंबर एंड द अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग एंट्रीज इन देयर in the inter branch accounts, giving the relevant details of the debit and credit entry. So inter branch account में debit and credit entries कितने हैं वो उसका क्या देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एंट्रीज का नंबर एंड अमाउंट। उसके अलावा कोई डिस्क्रिपेंसी थी अगर रिकंसिलेशन में तो वो जो है ही विल आल्सो रिपोर्ट द डिस्क्रिपेंसीज along with any information that he obtains from the primarily from the branch audit reports। ठीक है। Focus only on this much when it comes to the inter-branch adjustments। Now, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशन ऑफ अदर असेट्स के अंदर ना सिर्फ इतना नहीं है एक्चुअली, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट तो आपके हो गया, इसके अलावा इसमें ना टॉपिक क्या क्या है अदर एडजस्टमेंट अदर असेट्स का, कैश, फिर बैलेंस विथ आरबीआई, उसके अलावा इसके ऊपर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। देन इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट तो अपन ने कर लिया यहाँ पर। उसके अलावा नॉन बैंकिंग असेट्स अक्वायर्ड इन सैंक्शंस ऑफ क्लेम्स, एक और टॉपिक है, क्या बोलता है, नॉन बैंकिंग असेट्स acquired in sanctions of claims। ठीक है। ये लास्ट वाला क्या है, नॉन नॉन बैंकिंग असेट्स एक्वायर्ड इन द सैंक्शन ऑफ क्लेम्स में वाले केसेस में दीज आर द ट्रांजेक्शन जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज ने डेट क्लेम डेट को सेटल करने के लिए जो बैंक को मिल जाते हैं, दो सिक्योरिटीज इमोबल प्रॉपर्टीज टेंजिबल असेट्स विच बैंक इज एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट ड्यू और अदर क्लेम्स दैट आर बीइंग हेल्ड विद इंटेंशन ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ। ऐसे वाले केसेस में यदि कुछ इमोबल प्रॉपर्टी या टेंजिबल असेट्स वगैरह बैंक को मिलता है तो दीज आर द नॉन बैंकिंग असेट्स एक्वायर्ड इन द सैंक्शन ऑफ क्लेम्स। एक बार क्विकली देख लेंगे, कैश बैलेंस विथ आरबीआई, एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस एंड इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट तो हो गया है। उसके अलावा नॉन बैंकिंग असेट्स एक्वायर्ड इन सैंक्शंस ऑफ क्लेम्स टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वाला अपना। फिर उसके बाद में फिर लाइबिलिटीज वेरिफिकेशन ऑफ द कैपिटल एंड लाइबिलिटीज बचेगा। ओके मैम। वेरिफिकेशन ऑफ द कैपिटल एंड लाइबिलिटीज जो है ना, ठीक है, मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन ऑफ द एडवांसेस एंड कैपिटल लाइबिलिटीज ना ऋषभ अपने को एक शॉर्ट में खत्म करना पड़ेगा। तो आई थिंक बैंक ऑडिट के लिए ना एक दूसरा सेशन भी लेंगे क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, वो हम बहुत हश हश में करके जल्दी खत्म नहीं कर सकते। हम्म। फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब वहां से ही क्वेश्चन आएगा और वी विल नॉट नो एनीथिंग टू राइट इन दैट क्वेश्चंस, नो, सो वी कांट टेक दैट मच ऑफ रिस्क। सो कैपिटल और लाइबिलिटीज एंड
एडवांसेस वाला पोर्शन, वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, ये प्रॉपरली करते हैं। एडवांसेस है, इन्वेस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट रेशियोज, एसएलआर कर लिया है हमने उसका। इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चंस हो गए थे अपने। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क हो गया था। ठीक है। सो सपोज वेरिफिकेशन ऑफ अदर असेट्स। ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ अदर असेट्स में सपोज आप कोई कैश वेरिफिकेशन कर रहे होगे तो सो कैश वेरिफिकेशन के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश। सिर्फ कैश तो नहीं होगा बैंक के पास में, फॉरेन करेंसी भी होगा। ठीक है। सो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश अलॉन्ग विद द फॉरेन करेंसी इफ एनी, कॉमा, कैश एट एटीएम्स एंड डिपॉजिट मशीन्स। कब देखना है ये? क्लोज एट क्लोज ऑफ बैलेंस शीट डेट पर, जितना पॉसिबल हो सके बैलेंस शीट डेट के क्लोज जाके वो वेरिफिकेशन करने का। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? बैलेंस फिजिकली वेरीफाइड शुड मैच विथ, शुड मैच विथ व्हाट? बैलेंस इन द कैश रजिस्टर। ठीक है। सो आपने जो बैलेंस, कैश बैलेंसेस बैंक के पास में रखा हुआ है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो बैलेंस फिजिकली वेरीफाइड शुड मैच विद द बैलेंस इन द कैश रजिस्टर, और जो बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है बैंक के पास में, उसमें सीडीएस बोलते हैं उसको। अदर असेट्स ऊपर में में अगर फॉरेन करेंसी के बगल क्या लिखे हैं? कैश कॉमा फॉरेन करेंसी कॉमा कैश एट एटीएम और डिपॉजिट मशीन्स। डन। अदर एसेट्स के केस में सपोज आपका बैलेंस है विद आरबीआई। ठीक है। सो आरबीआई के पास में बैलेंस है तो नॉर्मली आप क्या करोगे उसके बाद में? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन की आरबीआई से कंफर्मेशन चाहिए रहेगा, राइट? सो पहले आप वेरीफाई करना लेजर बैलेंस इन ईच अकाउंट विथ रेफरेंस टू द बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एट ईयर एंड। दो चीजों के साथ में आप आरबीआई पे के पास रखा हुआ बैलेंस जो है वो कंफर्म करोगे। लेजर बैलेंस इन ईच अकाउंट कितना है वर्सेस द
वो कंपेयर करोगे आप बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट से, एट ईयर एंड पे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देखना। ठीक है। उसके साथ में रिव्यू ऑफ रिकंसिलेशन, अब जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिव्यू करोगे, मैम फर्स्ट लाइन में वेरीफाई लेजर बैलेंस इन ईच। अकाउंट विथ रेफरेंस टू द बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एट ईयर एंड, and review the reconciliation statement and give special attention। अगर सपोज आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐसे तीन आइटम्स मिले स्पेशली आप, जैसे कि ऐसा कैश ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है, कैश ट्रांजैक्शन रिमेनिंग अनरिस्पॉन्डेड, या तो फिर रेवेन्यू आइटम्स रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट्स और राइट ऑफ, एंड अदर डेबिट और क्रेडिट entries originated in statement provided by RBI। हो गया।